लालची सास और दयालु बहू। गौरीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जिसमें अनुराधा नाम की एक औरत रहती थी। उसके 2 बेटे और 2 बहू थे। वो सब लोग एक ही घर में मिलकर रहते थे। अनुराधा को उसकी बड़ी बहू से बहुत प्यार था, क्योंकि उसकी बड़ी बहू एक बहुत बड़े घराने की लड़की थी और दहेज में भी बहुत सारी चीजें लेकर आई थी। इस कारण वो अपनी बड़ी बहू से बहुत प्यार करती थी और छोटी बहू से बहुत ही नफरत करती थी, क्योंकि उसका छोटा बेटा उसकी छोटी बहू से प्यार करके शादी करता है। इस कारण वो बिल्कुल ही उसकी छोटी बहू को पसंद नहीं करती थी। हमेशा उसे घर में सिर्फ एक नौकरानी की तरह ही देखा करती थी। अरे ओ कामाक्षी, क्या कपड़े धोने का काम अभी खत्म नहीं हुआ क्या? अरे प्रियंका के उठने से पहले जल्दी जाओ और कॉफी बना लाओ। वो माँ जी, दूध वाला अभी तक आया नहीं है। अरे तो खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और दुकान से लेकर आओ। क्या ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा? बेचारी प्रियंका रात को फिल्म देखकर आई थी और उसने रात को कुछ खाया भी नहीं था। उसके उठने से पहले 2 तरह के नाश्ते बनाना। अब जाओ यहाँ से, खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? ठीक है कहकर कामाक्षी वहाँ से भागती हुई रसोई घर में चली जाती है। गांव के सारे लोगों को कामाक्षी पे बहुत ही तरस आता था, लेकिन उसकी सास अनुराधा को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। हमेशा उसे बहुत ही छोटी नजर से देखा करती थी। ये सारा बर्ताव देखकर कामाक्षी का पति उसे लेकर दूसरे घर चला जाना चाहता था, लेकिन कामाक्षी को ऐसा करना बिल्कुल नहीं पसंद था। अरे ये सब आप क्यों सोच रहे हैं? मैं कोई अमीर घराने की लड़की नहीं हूँ। ये सब काम करने की मुझे आदत है और वैसे भी मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। इस तरह कामाक्षी हमेशा अपने पति को समझाया करती थी। कुछ दिन गुजर गए, फिर अचानक अनुराधा की तबीयत खराब होने लगी। दोनों बेटे मिलकर अपनी माँ को डॉक्टर्स के पास ले जाया करते थे, लेकिन सारे डॉक्टर्स यही कहते थे कि इनको कोई बहुत बड़ी बीमारी हुई है। फिर आखिरकार एक बहुत बड़े डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वो डॉक्टर कहता है कि उनको एक अजीब सी बीमारी हो गई है। उस बीमारी के कारण उनके जिस्म का एक एक हिस्सा काम करना बंद कर देगा और वो बहुत बीमार हो जाएंगी, जिसकी वजह से कुछ ही महीनों में उनकी मौत भी हो सकती है। ये बात अनुराधा को पता चलने के बाद अनुराधा और ज्यादा बीमार हो जाती है और ये सोचती है कि शायद उसकी छोटी बहू पर ज्यादा जुल्म करने की वजह से भगवान ने उसकी हालत ऐसी कर दी है। यही सोच सोचकर बहुत परेशान रहती थी। अरे देखा आपने अपनी माँ को, उनकी तबीयत तो दिन ब दिन खराब होती ही जा रही है। पता नहीं कैसी बीमारी है। अगर वो बीमारी हमें लग गई तो? अरे बाबा नहीं, मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। आपको अगर मेरे साथ रहना है तो मेरे साथ आइए, वरना आपकी मर्जी। ये कहकर बड़ी बहू प्रियंका घर छोड़कर चली जाती है और उसका पति भी उसके पीछे पीछे उसके साथ चला जाता है। मेरी बहू, मेरी बहू, मेरी बहू, हमेशा ये ही गीत गाती थी तुम। अब देखा ना माँ, क्या किया उन लोगों ने। और अपना बड़ा बेटा, कोई भी बात हो, कोई भी फैसला हो, उससे पूछे बिना काम ही नहीं करती थी तुम। देखा कैसी स्थिति में तुम्हें छोड़कर दोनों ही चले गए हैं। कभी हम दोनों के बारे में तुमने सोचा ही नहीं था। अब तुम्हारा ख्याल हम क्यों रखें? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पहले से ही माँ जी की तबीयत खराब है। ऐसी बातें अगर आप करेंगे तो उनको और दुख पहुँचेगा। ऐसे समय में हमें चाहिए कि माँ जी को बहुत प्यार करें और उनका अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि रिश्ते और बंधन बहुत अनमोल होते हैं। वो हर किसी को नहीं मिलते। ये कहकर
कामाक्षी उसके पति को हमेशा समझाया करती थी। कामाक्षी की बातें सुनकर अनुराधा की आंख भर आती है। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। अनुराधा की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। फिर वो कुछ नहीं कर पाती थी और हमेशा चारपाई पर लेटी रहती थी। अपनी सास की ये हालत देखकर कामाक्षी से रहा नहीं जाता था। वो बहुत ही दुखी हो जाती थी। फिर कामाक्षी पता करती है कि ऐसे बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों में जरूर होता है। फिर सारी बात पता करके कुछ तेल खरीद कर लाती है और उसकी सास को हर दिन उन्हीं तेलों से मालिश किया करती थी। अपने ही हाथों से अनुराधा को खाना खिलाया करती थी और उसके बाल बनाया करती थी, नहलाया भी करती थी। बहुत ही प्यार से अपनी सास का पूरा ख्याल रखती थी। उसके प्यार और उसके अच्छे मन से भगवान ने उसकी सुन ली थी और 2 साल के अंदर अंदर अनुराधा बिल्कुल ठीक हो गई थी और पहले की तरह बन गई थी। अनुराधा को ये एहसास हो गया था कि प्यार पैसे देखकर नहीं बल्कि इंसान का दिल और उसका अच्छा व्यवहार देख के करना चाहिए। उस दिन से कामाक्षी को वो अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह देखने लगी और हमेशा उससे प्यार करने लगी। भुक्कड़ दादी। एक गांव में प्रसाद अपनी 70 साल की बूढ़ी दादी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। प्रसाद के बचपन में ही उसके माँ बाप दोनों ही मर जाते हैं। तब से उसकी दादी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। कहने को तो प्रसाद 25 साल का हो चुका था, लेकिन दादी तब भी उसे छोटे बच्चे की तरह ही देखती थी। प्रसाद को भी अपनी दादी से बहुत प्यार था। उन दोनों के बीच सब ठीक था, लेकिन वो दादी बहुत ही भुक्कड़ थी। हमेशा कुछ न कुछ खाती ही रहती थी। अरे बेटा प्रसाद, ओ प्रसाद। हाँ दादी, आया। कल ही मैंने उस कामचोर से कहा था कि हमारे केले के बगीचे से केले के गुच्छे लाए, लेकिन वो ला ही नहीं रहा। तुम अगर बगीचे के पास जाओ तो उसे मेरे पास भेज देना। ठीक है दादी, मैं कहता हूँ उनसे। प्रसाद के बगीचों की रखवाली का नाम रामू था। कुछ देर बाद रामू 2 केले के गुच्छे लाकर घर में रखकर चला जाता है। फिर दादी उन केलों को देखकर एक कुर्सी डालकर वहीं पर बैठ जाती है और एक के बाद एक केला खाने लगती है। फिर देखते ही देखते दोपहर हो गई थी और प्रसाद घर पहुंच गया था। तभी दादी एक केले का गुच्छा खत्म करके दूसरा शुरू करने ही वाली थी। क्या कर रही हो दादी? तुमने तो कहा था कि गोपाल जी के घर शादी है तो केले का गुच्छा लेकर जाएंगे, लेकिन सारे तो तुमने ही खा लिए। सारे कहाँ खाए मैंने, शैतान कहीं के। एक केले का गुच्छा ही तो खाया था, दूसरा शुरू करने ही वाली थी कि तुम आ गए। पहले ये तो बताओ कि तुम्हारा पेट है या कोई कुआं? पता नहीं इतना खा कैसे लेती हो। अभी बस भी करो, कहीं मुझे तुम्हारी नजर न लग जाए। अभी तुमने देखा ही क्या है, जब मैं जवान थी तब ना मैं अकेली ही 4-4 केले के गुच्छे खा जाया करती थी। हाँ हाँ, शायद तुम्हें खिलाना दादाजी के बस की बात नहीं थी, इसीलिए इतनी जल्दी भगवान को प्यारे हो गए हैं। दादी के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी प्रसाद दादी को कुछ नहीं कहता था, क्योंकि प्रसाद को अपनी दादी से बहुत प्यार था। कुछ दिन बाद प्रसाद के दोस्त की शादी थी। प्रसाद अपनी दादी को लेकर उस शादी में पहुंचता है। प्रसाद अपने दोस्तों से बातें कर रहा था कि किसी ने कहा कि खाने की दावत शुरू हो चुकी थी। दादी से ये सुनकर रहा नहीं गया और वो खाना खाने के लिए चली गई थी। सबसे पहले जाकर बैठ गई थी। एक लड़का आकर दादी की प्लेट में लड्डू और बर्फी डालता है। फिर दूसरे बर्तन में उसने डालने से पहले ही दादी उनको अपने मुंह में डाल लेती है। अरे ओ लड़के, इधर मेरी बर्तन खाली पड़ी है, यहाँ भी तो कुछ डालो। वो लड़का दादी को देखता है और सोचता है कि ये तो इतनी बूढ़ी है, ये कैसे इतनी जल्दी खा सकती है।
शायद मैंने ही इसे नहीं डाला होगा, ये सोचकर वो लड़का एक और लड्डू और बर्फी उसकी बर्तन में डालता है। फिर दूसरा लड़का आकर खाना और खीर डालता है। फिर वो सारा खाना भी दादी फटाफट खा लेती है। बाकी सारे लोगों के बर्तन में खाना वैसा ही था। वो लोग जैसे ही इधर उधर देखते, दादी उनकी बर्तन से भी खाना निकालकर खा लिया करती थी। अरे ओ लड़के, मुझे आके इतना समय हो गया, लेकिन कोई मुझे खाना डालने वाला ही नहीं है। उस घर का एक आदमी उस बूढ़ी की बातें सुनकर खाना डालने वाले पर गुस्सा होता है और फिर खाना बर्तन में डलवाता है। वो सारा खाना भी दादी जल्दी जल्दी सारा चबाकर खा जाती है। जितने भी लोग बैठे थे सारे खाना खाकर चले गए थे, लेकिन दादी ऐसी ही बैठी रही। देखो बेटा, बूढ़ी हूँ ना, तो जल्दी जल्दी खा नहीं सकती, इसीलिए मैंने थोड़ा ही डलवाया था। अभी तुम लाकर मुझे कुछ दे दो। वो लड़का शुरू से ही दादी को देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं कह सकता था और चुपचाप जो वो मांगती वो सब लाकर उसे डालता था। शुरुआत में बैठी दादी आखिर तक खा ही रही थी। वो लड़का दूल्हे के पापा के पास जाकर ये बात कहना चाहता था और वहीं प्रसाद भी अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। साहेब, पता नहीं वो बूढ़ी कौन है। जब से आई है तब से देख रहा हूँ, कुंभकर्ण की बहन की तरह बस खाती ही जा रही है, खाती ही जा रही है। सारे पकवान भी खत्म हो चुके, फिर दोबारा पका रहे हैं। आप आकर एक बार देख लीजिए साहेब, आखिर वो बूढ़ी है किसके साथ। ये सारी बातें प्रसाद ने सुनी और मन ही मन कहने लगा कि वो कोई और नहीं, उसकी दादी ही है। अगर वो नहीं गया तो उसके दोस्तों के सामने उसकी इज्जत का कचरा बन जाएगा। ये सोचकर वो चुपके से जाकर दादी को अपने साथ घर ले आता है। ये तुम क्या कर रही थी दादी? सुबह ही तो तुमने इतनी सारी कचौड़ियाँ खाई थी, इतने में ही तुम्हें इतनी भूख कैसे लग गई? अगर मैं तुम्हें घर लेकर नहीं आता तो आज तो मेरी इज्जत का कचरा बना चुकी होती तुम। क्यों रे, इतने लाड़ प्यार से मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है और तुम मुझ पे ही चिल्ला रहे हो? क्या यही दिन देखने के लिए मैं जिंदा हूँ? अगर तुम्हें मैं बोझ लग रही हूँ तो कह दो, मैं कहीं चली जाऊंगी। हाँ हाँ, इन बेकार की बातों की तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है। पता नहीं इतना खाकर हजम कैसे कर लेती हो। अब ये तुम मेरी तारीफ करना बंद करो, मुझे शर्म आ रही है। हाँ हाँ, अब वही बाकी रह गया था। इन दादी और पोते की बातें जारी रहेंगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है दोस्तों।